हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार प्राथमिक शिक्षक का, उसका आज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 24 अगस्त 2023 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमें इस दिए गए व्यंजक से x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 27 बट्टे में 169 बराबर 1 प्लस x बट्टे में 13। आप ध्यान देंगे तो ये 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं। तो 169 प्लस 27 बट्टा में 169 बराबर 1 प्लस x बाई 13। ठीक है, तो वो 169 और 27 मिलकर हो जाएगा 196 बट्टे में 169 बराबर 1 प्लस x बटा 13। तो आपको पता होगा कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। तो ये हो गया 14 बटे में 13, 1 प्लस x बटे में 13। तो 14 बटे में 13 माइनस 1 बराबर x बटे में 13। तो ये हो गया 1 बटे में 13 बराबर x बटे 13। तो x का मान हमें मिल गया क्या, 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या दिया है हमें 3 सेंटीमीटर। इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो देखिए, गोले की त्रिज्या दिया है हमें क्या, 3 सेंटीमीटर, और तार का व्यास कितना दिया है, डायमीटर 4 mm। हमें क्या करना होगा, चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको mm से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। चूँकि ये डायमीटर है तो रेडियस यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ याद रखना है आकृति रूपांतरण में, कि जब किसी त्रिविमीय ठोस को पिघलाकर दूसरे ठोस में बदला जाता है तो उनका आयतन हमेशा अपरिवर्तित रहता है, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन के बारे में बात हो रहा है। तो बेलन का, यहाँ पे गोले से हम क्या बना रहे हैं, बेलन। तो तार एक बेलन के आकार का होता है, ये ध्यान रखना है। तो गोले को पिघलाकर तार बनाने पर दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि 4/3 पाई r क्यूब बराबर होना चाहिए पाई r स्क्वायर h। ठीक है, h हमें निकालना है। h क्या है, तार की लंबाई है। आपको ध्यान रखना है कि ये गोला है, इसको हमने तार में बदल दिया है। तार ऐसा लंबा होगा और ये सिलिंड्रिकल आकार का होगा, पतला सा, बहुत ही पतला सिलेंडर होगा, जिसका त्रिज्या देख रहे हैं आप, बहुत ही छोटा है, 0.2 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4/3 r दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 का होल क्यूब बराबर, यहाँ पे r दिया है 0.2 का होल स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ से देखिए 4/3 ये हो गया 27, ये हो जाएगा 2/10 गुने 2/10 गुने h। 3 9 27, 2 दूनी के 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर हमें क्या मिलेगा, 900 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें आंसर क्या दिया है, मीटर में सभी है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। इसमें मेन कंसेप्ट क्या था कि जब हम गोले को पिघलाएंगे और तार बनाएंगे तो तार जो है वो बेलन के आकार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि क्या है। तो क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य, उसे हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 कुर्सी के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि कितनी हो जाएगी हमारी, हानि हो जाएगी 6y। ठीक है, तो हमारा एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 कुर्सी की बात हो रही है तो हम 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर आपको पता होना चाहिए कि ये होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है,
तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है y, तो 30 कुर्सी का विक्रय मूल्य 30y और हानि दिया हमें 6y, तो ये हो गया हमारा कितना 36y हो गया 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य। अब हमें करना क्या है कि उसका प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि बराबर जो फॉर्मूला होता है वो है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 36y माइनस 30y, विक्रय मूल्य क्या है 30 कुर्सियों का 30y हो जाएगा बटे में 36y इंटू 100, 6y, सीधा आप 6y भी लिख सकते थे, हानि बटा में क्रय मूल्य, हानि बटा में क्रय मूल्य गुने 100, y से y कैंसिल, 1/6 गुने 100, ये हो गया 50/3, ये हो गया 16.2/3%। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल दिया है हमें 36, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को आप सीधा ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। 8 गुने 4 कितना होगा 32, ये बोल रहा है 36 है तो ये तो नहीं होगा। फिर 7 गुने 3 कितना होगा 21, ये 36 के बराबर नहीं है। फिर ये होगा 4 गुने 9 36, ये 36 के बराबर है। अब देखना है कि यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो 49 में यदि आप 45 घटाते हैं तो क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था 94, अंक आपस में बदलना चाहिए था, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए दो अंकों की संख्या का अंकों का गुणनफल दिया है हमें 36, मान लेते हैं हमारी संख्या है 10x प्लस y, ठीक है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, x इंटू वाई बराबर क्या होगा 36 होगा, पहला इक्वेशन। और दूसरा है कि यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, इसमें से हमने क्या किया 45 घटा दिया तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो बदल के कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 9x माइनस 9y बराबर 45, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 45, ठीक है। यहाँ पे 45/9 हो जाएगा तो ये 5, तो x माइनस वाई बराबर 5 है दूसरा समीकरण, और पहला दिया है यहाँ पे xy बराबर 36। यदि हम x का मान 9 लें और y का मान 4 लें तो देखिए प्रोडक्ट कितना होगा 36 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या ये है। तो 10x प्लस वाई में क्या करेंगे 10 इंटू 9 प्लस वाई यानी 4, तो ये हो गया 94, यानी हमारी संख्या क्या होगी 94 होगी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आपको तुक्का नहीं लगाना है कि x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4 कैसे आया है, तो यहाँ से y निकालिए और 36/x रखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसको मिटा देते हैं, ये हो गया x माइनस 36/x इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, बी स्क्वायर होता है माइनस 4ac, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें 36 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को जब इसके 4 हासिल 2 4 3 12 2 14/2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 144 25 169 होता है, 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13/2, तो ये हो गया 18/2, और एक होगा माइनस 8/2। तो माइनस पॉसिबल नहीं है क्योंकि संख्या हमारी नकारात्मक नहीं है, तो हमारा x का मान कितना हो गया 9 हो गया इससे, ठीक है। x का मान 9 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा 36/9 इज इक्वल टू 4, तो x 9 और y 4 हमें मिल गया, तो संख्या क्या हो जाएगी 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 5 है, और यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इस समीकरण में यहाँ पे बी सी है, ए नहीं है, सी ए है, बी नहीं है, और ए बी है लेकिन ऊपर वाला सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो नहीं है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू ए बी सी हो जाएगा, इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू बी सी ए हो जाएगा, और इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्यू सी ए बी हो जाएगा। तो ए बी सी और ए बी सी ये सेम है, तो इसको लिख लेते हैं नीचे ए बी सी, और ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए अब एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू बराबर
सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा मान दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद रखना है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो हम क्या करेंगे, इस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3abc बटे में abc कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा कितना, 3। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का पावर x प्लस 1 और 4 का पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 दिया है, तो हमें x का मान निकालना होगा यहाँ से। तो देखिए 4 का पावर x प्लस 1 है और प्लस 4 का पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 होता है। तो एक फार्मूला याद रखना है कि यदि a का पावर x प्लस वाई है तो ये होता है a का पावर x इंटू a का पावर y। और दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a का पावर यदि a का पावर माइनस वाई है तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 1 बटे a का पावर y। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये हो गया 4 का पावर x इंटू 4 प्लस 4 का पावर 1 इंटू 4 का पावर माइनस एक्स बराबर 10। उसके बाद इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 का पावर x प्लस 4 बटे में 4 का पावर x बराबर 10, इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब क्या करेंगे, 4 का पावर x बराबर मान लेते हैं y, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4y प्लस 4 बटे में y इज इक्वल टू 10। यहाँ से हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 10y। यहाँ से इसको लिखेंगे 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4ac 4 चौके 16 चौके 64 बट्टे में 2a यानी 4 दूनी 8। तो y बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस 100 में से 64 जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 बट्टे में 8। तो y बराबर होगा 16 बटे में 8 और एक होगा 4 बटे में 8। तो y का मान हमें यहाँ से क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा 2 और एक मिलेगा 1/2। चूँकि हमने y को किसके बराबर माना था, तो 4 का पावर x बराबर y माना था, तो 4 का पावर x बराबर y का मान एक बार 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का पावर x और इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होता है। तो यहाँ से x का पावर क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, एक सोल्यूशन मिल गया कि x का पावर हमें मिलेगा 1/2। अब रखते हैं 4 का पावर x बराबर y का मान क्या है, 1/2 है, तो 1/2 रखते हैं। तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर x 2 का पावर -1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2x बराबर 2 का पावर -1। तो यहाँ से 2x बराबर क्या मिलेगा, -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो x का बराबर -1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 और -1/2। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन प्रिंटेड गलत हो गया था, तो इसको मैंने सुधार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² माइनस x प्लस 1 और 2x प्लस 4 है, तो gx क्या है। तो देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, यहाँ पे भाज्य दिया है हमारा कौन सा है, भाज्य है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। भाजक क्या है, gx है, gx से हम विभाजित कर रहे हैं इसको, इंटू भागफल क्या है, भागफल दिया है x² माइनस x प्लस 1 और शेष क्या दिया है, -2x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो -2x जो है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसमें आके जुड़ जाएगा। तो देखिए gx इंटू x² माइनस x प्लस 1 बराबर होगा x³ माइनस 3x और x में 2x ये आके जुड़ गया है तो प्लस 3x, ये x² है और ये 2 में से 4 घट जाएगा तो -2 बचेगा। तो यहाँ से gx हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे में x² माइनस x प्लस 1। अब हम सीधा इसको भाग दे देंगे, x² माइनस x प्लस 1 यहाँ पे होगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2।
तो ये एक्स बार में जाएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये बचेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ये जाएगा माइनस 2 बार में, तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 2 प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया 0। तो हमें क्या मिले आंसर, gx बराबर क्या होगा यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। तो खिलौने की कुल ऊंचाई दिया है 14.5 सेंटीमीटर, तो खिलौने का आयतन क्या होगा। तो इसको सबसे पहले फिगर बना के समझ लीजिए। ये एक अर्धगोला दिया है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर एक है शंकु, ठीक है। अर्धगोले का जो व्यास है ये दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या आर कितना हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है खिलौने की कुल ऊंचाई है 14.5, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है हमें 14.5। ये वाला क्या होगा, ये तो अर्धगोले की त्रिज्या ही है, तो ये हो गया 3.5, यानी ये वाला अगर इसको आप मिलाएंगे तो ये हो गया 3.5। तो 14.5 में से क्या करेंगे 3.5 घटा देंगे तो ये हो गया 11, यानी कि शंकु का ऊंचाई क्या मिल गया हमें h इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खिलौने का कुल आयतन क्या होगा, मान लेते हैं ये भी है, तो शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, तो ये कितना हो गया, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, शंकु का त्रिज्या गोले के त्रिज्या के बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर और h प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन। अब क्या कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा 2r। अब मान रख देते हैं 1/3 गुने पाई का मान दिया है 22/7, आर का मान क्या है 3/5 यानी 7/2 का होल स्क्वायर, और h दिया है 11 और 2r मतलब 7 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 11 22, तो 11 7 77/6 गुने 11 प्लस 7 18, 6 18, तो 17 21 के 1 17 21 2 23, यानी 231 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य हैं। तो देखिए इसको वेन डायग्राम से बना सकते हैं और सेट थ्योरी से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला समुच्चय सिद्धांत का जो फॉर्मूला होता है N R यूनियन T, R रम्मी के लिए है, T तंबोला के लिए है, N R प्लस N T माइनस N R इंटरसेक्शन T। NR क्या है, तो रम्मी खेलने वाले लोग हैं, ये 320 दिया है, प्लस NT क्या है, तो तंबोला खेलने वाले कुल संख्या है 350, माइनस NRT क्या है, तो दोनों खेलने वाले लोग हैं 220। तो ये कितना हो जाएगा 320 में से 220 जाएगा 100, 100 350 450, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 सर्किल बनाइए वेन डायग्राम, ये हो गया रम्मी और ये हो गया तंबोला का, ठीक है। बोला है कि दोनों खेलने वाले कौन लोग हैं 220 हैं, यानी ये हिस्सा हमें दिया है 220। रम्मी खेलने वाले टोटल कितने लोग हैं 320, तो 320 में से 220 को घटा देंगे तो ये क्या बचेगा 100 बचेगा। उसी तरीके से तंबोला खेलने वाले 350 लोग हैं, तो 350 में 220 आप घटा देंगे तो क्या बचेगा 130। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए 100 220 130, तो ये हो जाएगा 450, जो कि हमारा यही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग है, तो एक ही वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे व्युत्क्रम 2/3 छूट गया है इसका योग, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसको। मान लेते हैं कि एक ही वर्तमान आयु क्या है 100 वर्ष है,
तो 2 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 2 होगा, और 2 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 2 होगा। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले a की आयु का व्युत्क्रम यानी कि 1/x माइनस 2 प्लस 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस 2 बराबर दिया हमें 2/3। ठीक है, इस तरीके के समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप सीधा ऑप्शन रख के देख सकते हैं। यदि x का मान आप 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/6, इसको 6, 3, 1, तो ये 4/6, 2/3 के ये बराबर हो जाएगा इसके बराबर, यानी x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि वर्तमान आयु है a की। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप इसको सॉल्व कीजिए यदि आपको ऑप्शन से नहीं जाना है तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 2, ये x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 बराबर 2/3। -2 से -2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2x बटे में x² माइनस 4 बराबर 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x बराबर x² माइनस 4, तो x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए तो ये होगा 3 प्लस माइनस √b² माइनस, यहाँ पे ये माइनस होगा, -4 होगा, माइनस माइनस प्लस 4ac बटे में 2a, तो 3 प्लस माइनस 5 बटे में 2, तो x बराबर होगा 8 बटे में 2 और 1 माइनस 2 बटे में 2, तो x बराबर 4 और -1। चूँकि आयु नकारात्मक नहीं हो सकती तो ये वाला मान नहीं होगा, x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 4, तो ऑप्शन हो गया हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस ky बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है। तो देखिए, जब दो रैखिक समीकरण दिए रहते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 और एक है a2x प्लस b2y बराबर c2, तो अद्वितीय हल तब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। कोई हल नहीं होगा जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, और अनंत हल होंगे जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर हो। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होने का मतलब क्या है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रेखाएं समानांतर हैं, और अनंत हल का होने का मतलब है कि रेखाएं समपाती है यानी कि कोइंसिडेंट है। हमें निकालना क्या है, एक अनूठा हल। तो अनूठा किसको बोलेंगे, अद्वितीय हल को। तो इसमें क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण में a1 क्या है, 1 है, और b1 क्या है, -k है। इसमें देखिए a2 क्या है, 3, और b2 क्या है, 2। तो a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -k/2। तो यहाँ से जब आप मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू मिलेगा -2/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने πr²। हमें क्या करना है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है कितना, 102.7, और रेडियस दिया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, और थीटा हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसका मान रखिए इसमें, ठीक है। तो ये 102.7 बराबर क्या होगा, θ/360 गुने 22/7 गुने r² यानी कि 14 गुने 14, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस 2 से ये जाएगा 180 बार में, फिर 11 दूनी 22, 90 दूनी 180, फिर 2 7 14, 45 दूनी 90। तो थीटा का मान क्या होगा, 102.7 गुने ये बटे में जो 45 है गुणा हो जाएगा, और नीचे आएगा 11 गुने 7। जब थीटा का मान हम भाग दे के निकालेंगे तो हमारा आएगा लगभग 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो देखिए, जब ब्याज तिमाही देय होता है तब नया दर क्या होगा, नई दर मान लेते हैं ये आर डैश है, ये हो जाएगा 16% बटे में 4, यानी कि 4% प्रति तिमाही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे समय क्या हो जाएगा हमारा, समय टी डैश बराबर हो जाएगा 9/3, यानी कि 3 चक्र हो जाएंगे, यानी एन का मान हमें मिल गया 3। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 का पावर n होता है। हमें प्रिंसिपल दिया है कितना, 15,625, 1 + 4/100 का पावर क्यूब, 4 × 4 25 × 25 × 100 होगा। तो ये 15,625 गुने 26/25 हो जाएगा, गुने 26/25 गुने 26/25। तो देखिए ये 25 का 25, 25 छः के 150, 25 दूनी 50, 25 5 125, 25 25 से 625, 25 एकम 25। तो हमें ए का मान कितना मिल गया, 26 का क्यूब, ये कितना होता है 17,576 होता है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ए माइनस पी, यानी कि 17,576 में से हम क्या करेंगे 15,625 को घटा देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 1,951। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3kx² - 25 kx + k + 8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k क्या होगा। तो देखिए, जब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल का गुणनफल मान लेते हैं, इसका मूल है अल्फ़ा और बीटा, तो इसका गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a, और योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। a b c क्या है, इनका ये कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समीकरण क्या दिया है, 3kx² - 25 kx + k + 8 = 0। मान लेते हैं इनके अल्फ़ा और बीटा क्या है, मूल है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, c/a। c क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म, तो k + 8 बटे में a क्या होगा, 3k होगा। ये किसके बराबर दिया है, तो अल्फ़ा बीटा का मान दिया हमें 3, तो 3 बराबर k + 8 बटे में 3k, तो ये हो जाएगा 9k, k + 8, तो ये होगा 8k बराबर 8, तो k = 1। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बेस √2 और 32 का मान हमें बताना है। तो देखिए, तो लघुगणक यानी लोगारिथम के नियम के अनुसार इसे घातांक के रूप में लिखना होगा हमें। तो √2 का पावर x बराबर 32 को हम लिख के देखते हैं क्या आता है हमें x का मान। तो √2 का आपको पता है, √2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, और 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2 का पावर x बराबर 2 का पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x/2 बराबर 2 का पावर 5। तो घातांक देखिए, 2 का पावर यदि कोई संख्या है, मान लीजिए a है, a का पावर x है और b का पावर y है, तो ये x बराबर, और a का पावर y है तो x बराबर y हो जाता है। तो यहाँ पे बेस क्या है, आधार क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो x बराबर क्या मिल गया हमें, 10 मिल गया। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 का पावर 10 बराबर 32 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है कि लॉग a का पावर m b का पावर n बराबर होता है n/m log a b। ठीक है, तो यहाँ सब मान रख दीजिए। ये क्या होगा, log 2 का पावर 1/2, m का मान क्या है 1/2 है, और b का पावर n यानी 2 का पावर 5 हो गया, तो ये क्या होगा 5/1/2 हो जाएगा, एंड log 2 का 2, तो ये हो गया 10 × 1, तो बराबर हो गया हमारा कितना, 10। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि
अतिभुज यानी कि कर्ण 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी। मान लेते हैं जो आधार है हमारा ये है x, तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 6। तो कर्ण जो दिया है अतिभुज ये कितना हो जाएगा, दिया है हमें 218। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये ए माइनस बी को होल स्क्वायर खोल देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x बराबर 218। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x और 36 में से 218 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 182 बराबर 0। 2 से भाग दे दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 218 2 एकम 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको फैक्टर बनाएंगे तो x इंटू इसको तोड़ने पे क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 7x माइनस 91 लिख सकते हैं। और इसको फैक्टर जब लेंगे तो ये होगा x माइनस 13x प्लस 7x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x माइनस 13 और x प्लस 7 बराबर 0। तो x का मान होगा 13 और माइनस 7। चूँकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए माइनस 7 नहीं होगा, x का मान हमारा क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, x का मान क्या हो गया 13, ये 13 हो गया। तो ऊंचाई कितना हो जाएगी, 13 में से 6 गया 7। तो ऑप्शन में ये दिया नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, दोनों ही विद्युत विभव को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा एक्चुअल आंसर। तो देखिए वोल्टमीटर क्या है, तो यह विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने का सबसे आम उपकरण है। इसे हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ा जाता है। पोटेंशियोमीटर क्या है, तो यह बिना कोई विद्युत धारा लिए अत्यंत सटीकता से विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव को मापता है। इसे एक आदर्श वोल्टमीटर भी माना जा सकता है। ठीक है, गैल्वानोमीटर क्या होता है, तो यह परिपथ में विद्युत धारा की केवल उपस्थिति और दिशा का पता लगाता है, विद्युत धारा की। ठीक है, विद्युत विभव नहीं, विद्युत धारा। उसके बाद दूसरा है वोल्टमीटर के बारे में हमने बात कर लिया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सदिश राशि है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें परिमाण, सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसके पास परिमाण यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी हो। तो चुंबकीय क्षेत्र के पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की गति की दिशा से निर्धारित होती है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। और ये भी ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खड़े होने की स्थिति में। जब कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तो उसके पैरों का संपर्क क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो दाब का सूत्र क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्षेत्रफल कम होने के कारण व्यक्ति द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब सबसे अधिक होता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी से मिलने वाली प्रतिक्रिया भी अधिकतम होती है, जिससे वह अधिक भार ऊपर या आगे की ओर धकेल पाता है। देखिए दैनिक जीवन में इसका क्या उदाहरण हो सकता है, तो जैसे रेगिस्तान में ऊंट के पैर गद्देदार और चौड़े यानी कि अधिक क्षेत्रफल होने के कारण वे रेत में नहीं धंसते हैं। उसी तरह दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है ताकि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो सके। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बैंगनी। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो वो 7 रंग कौन कौन से हैं, हीब,
ग्योर, ठीक है। वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बैगनी रंग क्यों सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए कांच में इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और यह सबसे अधिक झुकता है यानी अपवर्तित होता है। इसके विपरीत लाल रंग, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे कम अपवर्तित होता है। इसको अगर आप प्रिज्म से समझें तो ऐसा एक प्रिज्म बना लीजिए। ये प्रिज्म हो गया। यहाँ से मान लेते हैं प्रकाश आ रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होगा, अलग अलग 7 रंगों में टूट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये आपस में सब सटे हुए होते हैं। ये है VIBGYOR वायलेट। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन हुआ है? बैगनी हुआ है। सबसे कम कौन हुआ है? रेड हुआ है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? उठेगी या गिरेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरेगी। बर्फ़ का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा मिट्टी के तेल में क्या होगा? पूरी तरीके से डूब जाएगा। तो जब बर्फ़ पूरी तरह डूबकर पिघलेगी तो वह पानी में बदल जाएगी और पानी का घनत्व बर्फ़ से अधिक होता है, यानी कि समान द्रव्यमान का पानी बर्फ़ की तुलना में कम आयतन घेरता है। तो आयतन घटने के कारण मिट्टी के तेल का स्तर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। और इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि यदि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर रहा हो और वो पिघल जाए तो पानी की सतह का क्या होगा? तो पानी की सतह वैसी ही बनी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि तैरती हुई बर्फ़ अपने वजन के बराबर पानी पहले ही विस्थापित कर चुकी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त प्लाज्मा। मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। गैस्ट्रिक जूस, जठर रस जिसे बोलते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका pH बहुत ही अम्लीय होता है, 1.5 से लेकर के 3.5 तक। और सिरका का कितना होता है? सिरका का 2.5 से 3 होता है। ये इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, लगभग कितनी होती है? तो ये होगा ऑप्शन सी, 2 सेंटीमीटर। तो मानव आँख का लेंस एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जब आँख किसी दूर की वस्तु को देख रही होती है तब मांसपेशियों के खिंचाव के कारण लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, जो लगभग 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 मिलीमीटर होती है, ताकि छवि ठीक रेटिना पर बन सके। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वो हमेशा 25 सेंटीमीटर चुन लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर क्या है? तो 25 सेंटीमीटर को बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर प्रश्न में पूछे तो हम बोलेंगे वो होती है 25 सेंटीमीटर, ना कि लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। जब शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ Cl2 के साथ 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी COA Cl2 + H2O। यहाँ CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बी। कभी कभी पूछ देता है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने, कपड़ों के विरंजन यानी ब्लीचिंग और रासायनिक उद्योग में एक ऑक्सीकारक के रूप में होता है। हवा में खोला छोड़ने पर यह क्लोरीन गैस छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक या मानसिक लक्षणों के संचरण की जैविक प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। इन लक्षणों को ले जाने वाली बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि एमीटर जो है परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापता है। तो चूंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, इसलिए इसे हमेशा
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर मापता है, तो चूंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है इसलिए इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहा क्या है? एक सक्रिय धातु है, ये एक सक्रिय धातु है और जब यह किसी तनु अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो वह यह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा हाइड्रोजन से अधिक प्रतिक्रियाशील है और ये आयरन क्लोराइड FeCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, पूछे कि ये किस तरीके की अभिक्रिया है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। आयरन ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है और अपनी यहाँ पे जगह बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वनारोपण। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना बाढ़ नियंत्रण का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है। पेड़ों की जड़ों में मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती है जिससे मृदा अपरदन रुकता है। ठीक है, वनोन्मूलन जो है डिफोरेस्टेशन, ये वनों को काटना जिससे बाढ़ का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। चराई का मतलब ओवर ग्रेजिंग, पशुओं द्वारा अत्यधिक घास चरने से भूमि जो है वो नंगी हो जाती है और पानी के साथ बह जाती है, उसकी मिट्टियाँ पानी के साथ बह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में जिंक जो है वो टीन से ऊपर आता है। इसका मतलब है कि जिंक बहुत अधिक क्रियाशील है। यदि भोजन के डिब्बों पर जिंक की परत चढ़ाई जाएगी तो भोजन में मौजूद कार्बनिक अम्लों के साथ तेज़ी से जहरीली प्रतिक्रिया कर सकता है और भोजन को विषाक्त बना सकता है। टीन कम क्रियाशील होने के कारण सुरक्षा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो देखिए अंडाशय जो है वो मादा जनन प्रणाली का मुख्य अंग है और ये बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि डिंब का निर्माण। तो डिंब का निर्माण में क्या होता है कि प्रत्येक महीने एक परिपक्व अंडा का निर्माण और विमोचन करता है। ठीक है, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, यह हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। तीसरा है एस्ट्रोजन का स्राव, यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, टार्टरिक अम्ल होता है। यह मुख्य रूप से इमली, अंगूर और कच्चे आमों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जैविक अम्ल है। और जो ये मेथनोइक अम्ल है यह चींटी के डंक और नेटल के पौधों के कांटों में पाया जाता है जिसके कारण जलन होती है। लैक्टिक अम्ल तो ये दूध और दही में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक ऐसा समूह है जो मुख्य रूप से मनुष्यों और अन्य गर्म खून वाले जानवरों की आंत में पाया जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध ई कोलाई बैक्टीरिया है। जो प्रसिद्ध कोलीफॉर्म है वो है ई कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मश्री बिमल पटेल। भारत के नए संसद का डिजाइन अहमदाबाद के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डॉक्टर बिमल पटेल द्वारा तैयार किया गया है। यह भवन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है। बिमल पटेल SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी के प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 से 15%। भारतीय संविधान सभा का चुनाव 1946 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। उस समय भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, बल्कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केवल कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही सीमित लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो यह कुल वयस्क आबादी का लगभग 10 से 15% ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर किन्नरों को समुदाय को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों किया गया है? तो एक नालसा जजमेंट आया था, NALSA, नालसा वर्डिक्ट, आप इसे गूगल करके पढ़ सकते हैं। नालसा वर्डिक्ट 2014, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी और राज्यों को उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के रूप में मानने का निर्देश दिया था। ठीक है, फिलहाल में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो ये था मोरक्को का। मोरक्को के टैंजिर शहर का एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री और विद्वान था। वह 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था। सुल्तान ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था और इसने अपना पुस्तक लिखा था जिसमें अपना यात्रा वृत्तांत की चर्चा की थी। उसका नाम था रिहला। इब्न बतूता ने रिहला लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला केबल से टिका हुआ रेल पुल अंजी खंड पुल, जो जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल अंजी नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के संयुक्त सहयोग से विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कि देखिए यहाँ पे जो इरविन है, यहाँ इरविन से तात्पर्य चंपारण के एक नील बागान के मैनेजर इरविन से है, न कि वायसराय लॉर्ड इरविन से। ठीक है, ये इरविन क्या था? चंपारण का नील बागान का एक मैनेजर था। तो 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण में 3 कठिया प्रथा के खिलाफ जांच कर रहे थे, तब स्थानीय नील बागान प्रबंधकों ने उनके विरोध में साजिश रची थी। इसी दौरान मोतिहारी में मैनेजर इरविन ने महात्मा गांधी को रात के खाने पर आमंत्रित किया और उनके रसोइया बतख मियाँ को गांधी जी के दूध के गिलास में जहर मिलाने के लिए भारी रिश्वत और धमकी दी। बतख मियाँ ने देशभक्ति दिखाते हुए गांधी जी को दूध पीने से रोक दिया और उनकी जान बचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो देखिए, I2U2 समूह को पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। इस समूह के नाम में I2 का अर्थ 2 देश से है और I से, और U2 का अर्थ 2 देश U से है। तो I2 मतलब क्या है? इंडिया प्लस इजराइल। ठीक है, और U2 का मतलब क्या है? तो USA प्लस UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो ये होगा ऑप्शन ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 17 मार्च 2023 को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन से बच्चों के अवैध निष्कासन और स्थानांतरण के युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा बेलोवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, USA। संयुक्त राज्य अमेरिका की चीन से संबंधित हाउस सेलेक्ट कमेटी ने सिफारिश की थी कि ताइवान पर चीनी आक्रामकता को रोकने और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत को नाटो प्लस समूह में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट किया था कि भारत की नाटो प्लस में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि भारत अपनी गुटनिरपेक्ष और स्वतंत्र विदेश नीति का
पालन करता है। नाटो प्लस क्या है? तो यह नाटो और 5 गठबंधन देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और दक्षिण कोरिया का एक सुरक्षा समझौता है जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसे? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ये बुल्गारिया की लेखक है। इनका उपन्यास था टाइम शेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंडा याकारिनो। मई 2023 में एलन मस्क ने लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार से जुड़े कुल आप जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है याद रख लीजिए। पहला है कुल साक्षरता दर। तो कुल साक्षरता दर ये क्या था? तो ये था 61.8%। पुरुष का साक्षरता दर क्या था? पुरुष साक्षरता दर ये था 71.20%। और महिला साक्षरता दर क्या था? तो ये था 51.50%। तो चूँकि विकल्प में 51.50 दिया नहीं है तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है किस लिए जानी जाती है? तो ये जो है ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाने जाती हैं। ये बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली हैं और उन्होंने इस प्राचीन शिल्प कला को न केवल जीवित रखा बल्कि इसे वैश्विक पहचान भी दिलाई थी। 2023 में बिहार के अन्य पद्मश्री विजेता आपको याद रखना है। सुभद्रा कला को दिया गया था पेपर मेसी के लिए, आनंद कुमार को दिया गया था सुपर 30 के संस्थापक के लिए और कपिल देव प्रसाद को दिया गया था 52 बूटी साड़ी बुनाई कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो देखिए मुंडा और संथाल जनजातियों द्वारा महुआ और कदम दोनों पेड़ों को पवित्र माना जाता है। दिया गया विकल्प कदम है तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खरबूजा का भी किया जाता है, खीरा भी और तरबूज भी। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला कथन दिया है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो ये गलत है। क्यों? पी तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगों की तरह, न कि ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग एस तरंगे होती हैं। ठीक है। दूसरा है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। धरातल पर भूगर्भ के उस बिंदु जहाँ उद्गम केंद्र है कि ठीक ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर, जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं। तीसरा देखिए, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जानवरों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन जैसे कि सांप का बिलों से बाहर आना, कुत्तों का अजीब तरीके से भौंकना, प्राचीन काल से ही स्थानीय लोगों द्वारा भूकंप की भविष्यवाणी के पारंपरिक तरीकों में ये शामिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है, तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित महान झील समूह यानी ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। यह दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक और भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती है। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, तो ये गलत है। यह विश्व के मीठे पानी यानी ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, न कि खारे जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान, व्यास, घनत्व और आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसी अत्यधिक भौतिक समानता के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। अमेजन नदी बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। यह ड्रेनेज बेसिन मुख्य रूप से ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया और वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? पृथ्वी की सतह से शुरू होकर ऊपर हमें जाना है, तो सबसे पहले कौन आता है? क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत है ये। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा, तूफान आदि इसी में होती हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत है, ठीक है, हवाई जहाज उड़ने के लिए ये एक आदर्श परत मानी जाती है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, तो सबसे ये ठंडी परत है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। उसके बाद है तापमंडल, इसे आयन मंडल भी कहते हैं, तो रेडियो तरंगों के परावर्तन और संचार उपग्रहों के लिए सबसे उपयोगी है। उसके बाद आता है बहिर्मंडल, तो सबसे बाहरी परत है ये, जहाँ हवा बहुत ही विरल होती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको इंग्लिश का भी इसका याद रखना है, जैसे कि क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, तापमंडल को थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर बहिर्मंडल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? सही युग्म हमें ढूंढना है, तो ऑप्शन होगा हमारा सी, लद्दाख, मलेशिया। तो यह मलेशिया और इंडोनेशिया में प्रचलित नाम है, और जो मिल्पा है ये मुख्य रूप से मेक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है, रोडेशिया में नहीं, तो ये गलत हो गया, इसका मेक्सिको होना चाहिए था बट गलत लिखा है। उसके बाद अब देखिए चेना, तो ये श्रीलंका का है ना कि बांग्लादेश का, तो श्रीलंका की पारंपरिक झूम खेती का नाम है ये चेना, बांग्लादेश नहीं होती, ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड का मान क्या होगा? तो 24 गुने 60 बटे में 360 यानी कि ये 4 के बराबर है। अतः 30 डिग्री है तो 30 डिग्री गुने 4 यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? क्योंकि पूरब की ओर जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। चूँकि स्थान 30 डिग्री पूरब में है, इसलिए ग्रीनविच के समय जो कि दोपहर 12 बजे है से 2 घंटा आगे का समय होगा, अर्थात दोपहर के 2 बज रहे होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, और ये 2 भागों में बटी हुई है, महासागरीय परपटी और महाद्वीपीय परपटी। तो देखिए एक होता है महाद्वीपीय परपटी और एक होता है महासागरीय परपटी, ठीक है। तो महाद्वीपीय परपटी जो है यह ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है और इसके मुख्य घटक सिलिका और एल्युमिनियम है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, ठीक है। और महासागरीय जो परपटी है यह मुख्य रूप से भारी बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है, जिसके प्रमुख घटक सिलिका और मैग्नीशियम है, इसलिए इसे संक्षेप में हम क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं, ठीक है। सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और एक होता है सबसे आंतरिक कोर जिसको बोलते हैं निफे, तो निफे मतलब निकेल और फेरस यानी लोहा, जो पृथ्वी के चुंबकीय गुण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग किसको बोलते हैं? तो मल्चिंग मृदा संरक्षण और जल संरक्षण की अत्यंत वैज्ञानिक विधि है। इसके तहत पौधों के बीच की खुली भूमि को पुआल, सूखी घास, पत्तों या प्लास्टिक शीट जैसी जैविक अजैविक परतों से ढक दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकने को बोलते हैं मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या होगा? तो देखिए सुरमा घाटी असम में है, तो सुरमा घाटी असम का एक प्रमुख और पुराना तेल व गैस उत्पादक है, तो ये कथन सही हो गया। उसके बाद लुनेज क्षेत्र गुजरात के खंबात बेसिन में स्थित है, जहां 1958 में तेल की खोज की गई थी, तो ये भी सही है। उसके बाद केजी बेसिन जो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये बंगाल की खाड़ी के तटीय और ऑफशोर क्षेत्र में स्थित भारत का एक विशाल तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम सरकार में बाबू जगजीवन राम को देश का पहला श्रम मंत्री बनाया गया था। ठीक है, अन्य विभाग में आप ध्यान रखिए कि अरुणा आसिफ अली ये अंतरिम सरकार में सीधे मंत्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद थे सी राजगोपालाचारी, तो इन्हें अंतरिम सरकार में शिक्षा और कला मंत्री बनाया गया था। शिक्षा और कला मंत्री अंतरिम सरकार में, ये ध्यान रखना है, पहले मंत्रिमंडल में नहीं, क्योंकि उस समय शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1917 के चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद जो गठित कमेटी हुई थी चंपारण एग्रीरियन कमेटी, इसके सिफारिश के आधार पर चंपारण कृषि विधेयक बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद द्वारा पारित किया गया। गवर्नर जनरल की मंजूरी के बाद यह कानून 4 मार्च 1918 को अस्तित्व में आया था। चूँकि ऑप्शन में हमारा मार्च का महीना दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में उन्होंने 1920 से 42 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का विश्लेषण किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन और संकलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब? 1938 में। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, तो ये गलत है। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और तीसरे सत्याग्रह थे ब्रह्मदत्त, तो ये तीसरे हैं ना कि दूसरे, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा उराव जनजाति। दिसंबर 1922 में बिहार के गया में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में छोटा नागपुर क्षेत्र की उराव जनजाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। इन आदिवासियों का नेतृत्व ताना भगत आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था, जो गांधी जी के विचारों और असहयोग आंदोलन से गहरे से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। पहला देखिए एडवोकेट ऑफ इंडिया, तो इस समाचार पत्र की शुरुआत दुर्गाराम मनसाराम ने की थी, बाद में इसे NN गुप्ता ने संपादित किया था। यह दादा भाई नौरोजी की पत्रिका नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। दादा भाई नौरोजी ने रफ्त गुफ्तार लिखा था, ये ध्यान रखना है। यंग इंडिया, तो यह महात्मा गांधी द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तो ये तो सही है। उसके बाद था इंडियन स्पेक्टेटर, तो इसके संपादक BM मालाबारी, बहराम जी मालाबारी थे, न कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो प्रसिद्ध पत्र था वो था द बंगाली, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यानी ए और सी सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति के गठन की घोषणा की गई थी। इस समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। देखिए अध्यक्षता का अंतर हमेशा ध्यान रखना है कि यदि परीक्षा में पूछा जाए कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यदि राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 के ये कब हुआ था? 1930 में। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने तटीय क्षेत्रों में नमक बनाकर कानून तोड़ा था। चूँकि बिहार एवं एक लैंडलॉक राज्य था और यहाँ नमक बनाने के लिए समुद्र नहीं था, इसलिए यहाँ के नेताओं ने नमक कानून के विकल्प के रूप में ब्रिटिश सरकार को चौकीदारी कर न देने का राष्ट्रव्यापी अभियान किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वयोवृद्ध महिला यानी ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर अपार प्रसिद्धि हासिल की थी। और पुरुषों में ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोलते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि अरुणा आसिफ अली को वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1997 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। वह दिल्ली की पहली मेयर 1958 में बनी थी, ये भी ध्यान रखना है। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पूना। हालांकि आधिकारिक रूप से स्थापना बेलगाम में घोषित हुई थी, परंतु इसका मुख्य मुख्यालय और संचालन केंद्र पूना था। तो बीपीएससी ने विकल्प ए को ही सही माना है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और इसका मुख्यालय पूना बनाया था। तिलक की लीग का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से कौन कौन सा था? तो महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ करके कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, इसमें बम्बई शामिल नहीं था, ध्यान रखना है। उसके बाद कर्नाटक और मध्य प्रांत और बरार। एनी बेसेंट ने भी एक लीग बनाया था, होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका कार्यक्षेत्र तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चूँकि स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यायन और यमुना कारजी तीनों ही इससे जुड़े थे, तो ए, बी और सी तीनों ही इससे जुड़े थे। यह बिहार की एक अत्यंत प्रभावशाली और क्रांतिकारी हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी जो किसानों की आवाज़ उठाती थी। इसकी शुरुआत जो है 1942 में किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के संरक्षण में शुरू हुई थी और संपादन और लेखन कार्य में यमुना कारजी और प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे जो प्रश्न है ये संबंधित पूछ रहा है, इसलिए मैंने तीनों को ही इसका आंसर माना है। अगर पूछता कि इसकी शुरुआत किसने की थी या संरक्षण किसने दिया था, तो सिर्फ सहजानंद सरस्वती हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल ह्यूज रोज। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी और ग्वालियर क्षेत्र में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर ह्यूज रोज कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंतिम युद्ध लड़ते हुए उसने उनकी वीरता को साक्षात देखा था और इसलिए ये उसने स्टेटमेंट दिया था। कैंपबेल कौन था? तो कैंपबेल इसने कानपुर और लखनऊ के विद्रोह को दबाया था। हडसन कौन था? तो इसने दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटों की हत्या की थी और दिल्ली के विद्रोह को कुचला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ किससे संबंधित था? तो ये इंदिरा गांधी से संबंधित था जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। तो 1971 के आम चुनाव में यानी जनरल इलेक्शन जो हुआ था उसमें इंदिरा गांधी का ये सबसे प्रसिद्ध नारा था गरीबी हटाओ। उसका बाद है लोकतंत्र बचाओ, ये जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। ये 1977 के चुनाव में आपातकाल के विरोध में यह नारा दिया गया था। उसके बाद जोतने वाले को भूमि, तो वाम मोर्चा जो थी ये उससे संबंधित है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों द्वारा भूमि सुधार के लिए यह नारा दिया गया था। उसके बाद है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो एनटी रामाराव इससे संबंधित होंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटीआर ने यह नारा दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो 1917 की जो रूसी बोल्शेविक क्रांति और सोवियत संघ की स्थापना ने दुनिया भर में समाजवाद और साम्यवाद की लहर पैदा की थी। तो ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वर्ष 1920 में रूसी क्रांति से प्रेरित होकर ही ये ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये भी होगा आंसर। फिर पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, तो सोवियत रूस द्वारा बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी थी, यहाँ पे इसका आयोजन वैश्विक साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए किया गया था। तो ये भी हो जाएगा। फिर है द कॉमिनटर्न, तो इसे तीसरा इंटरनेशनल भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1919 में लेनिन द्वारा दुनिया भर में साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो चूँकि तीनों ही संगठन रूसी क्रांति से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ने। यह प्रसिद्ध कथन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। वे एकात्म मानववाद के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता थे। उनका मानना था कि भारत अपनी पश्चिमी नकल की प्रवृत्ति के कारण अपनी मूल सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान खो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर देखिए, पहला है राजस्व में कमी। तो बिल्कुल राजस्व यानी लगान में कमी करना, ये एक पहला कारण था, प्रमुख मांग थी इसकी कि हमें राजस्व कम देना है। फिर दूसरा है बेगार का उन्मूलन, यानी बिना मजदूरी दिए जबरन काम कराने की प्रथा को समाप्त करना। और तीसरा, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। तो ये भी इससे शामिल था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक मांगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने वर्ष 1748 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि राजा या किसी एक संस्था के हाथ में सारी शक्तियाँ केंद्रित होने से तानाशाही बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो देखिए, पहला था रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो ट्रेनों के ट्रैक को बिछाने के लिए लकड़ी के स्लीपरों की भारी आवश्यकता थी। साथ ही ब्रिटिश शाही नौसेना के जहाज़ के निर्माण के लिए मजबूत इमारती लकड़ी जैसे कि सागौन और साल की ज़रूरत थी। तो ये तो मुख्य कारण था। दूसरा देखिए, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। तो व्यावसायिक कृषि से संबंधित मांग थी ये। चाय, कॉफ़ी और रबर के बागानों को लगाने के लिए जंगलों के बड़े हिस्से को साफ किया गया था। तो ये होगा। तीसरा है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो ब्रिटेन में बढ़ती आबादी का पेट भरने और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि भूमि का विस्तार करना आवश्यक था। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, मुख्य कारण था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये है ऑप्शन ए अनुसंधान और विश्लेषण विंग, यानी रॉ का RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ये आधिकारिक आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। कई छात्र इसका उत्तर भारत का सर्वोच्च न्यायालय समझ लेते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यतो धर्म अस्ततो जया, ये सुप्रीम कोर्ट का है। रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो 21 सितंबर 1968 को की गई थी। किसने? RN काउ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। वर्ष 1928 में गुजरात के बारदोली के किसानों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में 22% की अनुचित वृद्धि कर दी गई थी। इसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से ये सरकार को लगान वृद्धि वापस लेनी पड़ी थी। और वहीं पे इन्होंने
इन्हें वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, बाकी आप देखिए खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, तो ये 1918 में, और कपास के मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि ये भी 1918 में हुआ था, का मुख्य नेतृत्व जो किया था वो थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे, ना कि वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला देखिए मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो देखिए मंदी के कारण भारत के विदेशी व्यापार जैसे कि आयात निर्यात में लगभग 50% की भारी गिरावट आई थी, जिसने भारतीय व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाई। तो ये तो इसका सही कारण है। दूसरा है मंदी ने भारतीय खेतिहरों किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल से प्रभावित किया था। ये भी बिल्कुल सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो भारत पर यह प्रभाव साफ दिखाता है कि 20वीं सदी के शुरुआती दौर में औपनिवेशिक तंत्र के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं आपस में पूरी तरीके से जुड़ चुकी थी। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा हो जाएगा ऑप्शन, तीनों कथन सत्य होने का ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1992। 13 अगस्त 1920 को बीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का आदेश जारी किया था। इस ऐतिहासिक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे प्रसिद्ध इंदिरा साहसी बनाम भारत संघ मामले के रूप में जाना जाता है, जो कि 1992 का ये केस है। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ इस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखने का निर्णय सुनाया था। नेक्स्ट है एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो ये होगा 32%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, और सूची 2 में अधिनियमों से संबंधित वर्ष दिया है। तो पहला है विशेष विवाह अधिनियम। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था। ये विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को नागरिक विवाह की अनुमति देता है। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम। तो ये 1961 में पारित हुआ था। दहेज लेने, देने या उसकी मांग करने को दंडनीय अपराध बनाया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तीसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम। ये 1976 में पारित हुआ था। तो समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन सुनिश्चित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। चौथा है नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम। तो ये पारित हुआ था अधिनियम 1986 ईस्वी में। ये विज्ञापनों, प्रकाशनों या लेखों में महिलाओं के अश्लील चित्रण पर रोक लगाया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 4 और सी का 1, डी का 3। तो ऑप्शन हो गया हमारे ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भविष्य के लोकतांत्रिक भारत का खाका तैयार होने लगा था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही देश के संविधान के बुनियादी ढांचों पर आम सहमति बन गई थी। पहला था सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी सभी वयस्कों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार होगा। दूसरा था स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तीसरा था अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। तो ये सभी विकल्प संविधान सभा के गठन से पहले ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वसम्मत लक्ष्य बन चुके थे। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मपाल। प्रसिद्ध गांधीवादी इतिहासकार और विचारक धर्मपाल ने द ब्यूटीफुल ट्री नामक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश काल के दस्तावेजों जैसे कि थॉमस मुनरो और
विलियम एडम्स के सर्वेक्षण के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि अंग्रेजों के आने से पहले 18वीं शताब्दी में भारत की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली अत्यंत समृद्ध, समावेशी और व्यापक थी, जिसे बाद में ब्रिटिश नीतियों ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहला, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व का मूल उद्देश्य इन्हीं दो बातों पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एन.वी. रमन्ना। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ये 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक कानूनी संगोष्ठी में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय न्यायपालिका लग्जरी लिटिगेशन यानी कि विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। उनका तात्पर्य था कि अमीर और साधन संपन्न लोग अदालतों के चक्कर काटकर तुच्छ मामलों को बार बार ऊपरी अदालतों में खींचकर न्याय प्रणाली का समय और संसाधन बर्बाद करते हैं, जिससे आम और गरीब मुकदमेबाजों के जरूरी मामले लंबित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, फास्फोरस चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में जैव भू रासायनिक चक्रों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है गैसीय चक्र और दूसरा है अवसादी चक्र। अवसादी चक्र, इनके पोषक तत्व देखिए, गैसीय चक्र वाले में के पोषक तत्व जो है इनका मुख्य भंडार वायुमंडल या वायुमंडल की गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और जल चक्र। अवसादी चक्र में क्या है कि इनके पोषक तत्वों का मुख्य भंडार पृथ्वी की भूपर्पटी यानी मिट्टी और चट्टानें होती है, न कि वायुमंडल। उदाहरण फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। तो चूंकि फास्फोरस चक्र एक गैसीय चक्र नहीं बल्कि अवसादी चक्र है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो देखिए, पहला स्वपोषी किसको बोलते हैं? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं जो क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ग्लूकोज में बदलते हैं। तो ये तो हमारा होगा। दूसरा है कुछ जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया भी क्लोरोफिल या उसके समान पिगमेंट की मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो ये भी हो जाएगा। चूँकि विकल्प ए और बी दोनों ही इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरण। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य जितनी छोटी होती है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो दिए गए जो हमारा विकल्प है उसमें तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम आप देखिए, पहले आता है अवरक्त। ठीक है, सबसे कम अवरक्त का होता है, उसके बाद दृश्यमान यानी विजिबल का होता है, ये पहले नंबर पे, इससे थोड़ा सा कम दूसरे नंबर पे और सबसे कम ये तीसरे नंबर पे आता है। देखिए, याद रखने का आपको, इसको बाएं से दाएं जाने पर तरंग घटती है और ऊर्जा आवृत्ति बढ़ती है। ये मैं इसका लिख देता हूँ। पहला आता है रेडियो तरंगे, ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद आता है दृश्य प्रकाश एंड उसके बाद पराबैंगनी, इसके बाद आएगा एक्सरे और उसके बाद गामा रे यानी गामा किरण। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य घटेगा और ऊर्जा यानी आवृत्ति बढ़ेगी। तो सबसे पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य, तो छोटा तरंग सबसे किसका होगा? गामा का। और हमें इस ऑप्शन में से देखना क्या है? अवरक्त, पराबैंगनी और दृश्यमान। अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी, तो सबसे छोटा किसका है? पराबैंगनी का। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैविक आवर्धन
बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। जब कोई गैर अपघटनीय विषैला रसायन जैसे कि DDT या पारा पर्यावरण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर उसकी सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ता जैसे कि बाज, मनुष्य में इन रसायन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है मेथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से मेथोमोग्लोबिनेमिया नामक बीमारी हो जाती है। इसे आम भाषा में ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। जब यह नाइट्रेट नवजात शिशुओं के शरीर में जाता है तो यह रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ग्लोबिन बना देता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है। यहाँ पे देखिए कैडमियम दिया हुआ है, CD इसका होता है। इसकी अधिकता से क्या होता है? इटाई रोग होता है। इटाई रोग होता है, यानी हड्डियों में ये दर्द का कारण बनता है। उसके बाद पारा एक होता है। पारा से क्या होता है? पारा इससे होता है मीन माता रोग होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। उसके बाद होता है एक आर्सेनिक, इसकी अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस तरीके से? तो ये यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशिक होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। सूर्य से ऊर्जा हरे पौधों को मिलती है, फिर उत्पादकों से शाकाहारियों को और शाकाहारियों से मांसाहारियों को मिलती है। यह ऊर्जा कभी भी विपरीत दिशा में जैसे मांसाहारी से वापस शाकाहारी या पौधे में नहीं जा सकती। और इसी के साथ आपको याद रखना है लिंडेमैन्स का 10% का नियम। लिंडेमैन का 10% का नियम, इसका मतलब क्या है कि वैज्ञानिक रेमंड लिंडमैन के अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखलाएं आमतौर पर 4 से 5 स्तरों से बड़ी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो देखिए पहला होता है जैविक घटक। इसमें सभी जीवित जीव शामिल होते हैं जैसे कि पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। तो जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव ये सभी क्या हैं? जैविक घटक हैं। अजैविक घटक कौन सा होता है? जिसमें निर्जीव तत्व शामिल होते हैं जैसे कि प्रकाश, तापमान, मिट्टी, पानी और हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर देखिए जहाँ शहरों का कचरा डंप किया जाता है उन लैंडफिल के निचले हिस्से में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब सूक्ष्म जीव कचरे का अपघटन करते हैं तो बड़े पैमाने पर लैंडफिल गैस का निर्माण होता है। इस गैस में मुख्य रूप से 50% मीथेन होता है CH4 और लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है और अल्प मात्रा में अन्य गैसें भी थोड़ी थोड़ी होती है। चूँकि मीथेन हमारा ऑप्शन में दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? पहले क्या होगा? पादप, फिर उस पादप को खाएगा हिरण और हिरण को खाएगा शेर। तो एक सही आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से हमेशा उपभोक्ता की ओर होना चाहिए। तो पादप उत्पादक है, हिरण उपभोक्ता है और शेर हिरण का उपभोक्ता है। बाकी के आप देखिए पादप को मेंढक नहीं खाता है, मेंढक को सांप खाती है लेकिन पादप को मेंढक नहीं खाता है। पादप और खरपतवार दोनों सेम है, खरपतवार सेम है और मछली इसे नहीं खाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो किसके क्रिया द्वारा ये विघटित नहीं होगा? तो देखिए प्लास्टिक एक गैर अपघटनीय कृत्रिम बहुलक है। प्रकृति में मौजूद प्राकृतिक अपघटक जैसे जीवाणु और मृतोपजीवी के पास प्लास्टिक के मजबूत रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, इसलिए इनमें से किसी भी क्रिया द्वारा प्लास्टिक का जैविक अपघटन नहीं हो सकता। तो चूँकि ये तीनों जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी विघटित करने में असमर्थ है, इसलिए हमारा सही विकल्प क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी,
उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इन तीनों में से किसी से प्लास्टिक की विघटित नहीं होगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है, किस में शामिल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, देखते हैं, पहला है सौर सेल, तो सूर्य के प्रकाश से सीधे बिजली बनाते हैं, ये शामिल होगा। उसके बाद पवन चक्कियाँ, ये हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती हैं, ये भी शामिल होगा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो ये क्या है? नाभिकीय विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, इसमें जीवाश्म ईंधन की तरह धुएं या कार्बन नहीं निकलता। तो ये तीनों ही विकल्प कार्बन उत्सर्जन रहित ऊर्जा के उदाहरण हैं, तो ये तीनों ही शामिल होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आहार जाल, फूड वेब इंग्लिश में। प्रकृति में कोई भी आहार श्रृंखला सीधी या अलग थलग नहीं होती। एक जीव कई अलग अलग प्रकार के जीवों को खा सकता है या स्वयं कई जीवों द्वारा खाया जा सकता है। इस प्रकार जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल और शाखान्वित जाल का निर्माण करती है तो उसे आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में वनों की कटाई को रोकने के लिए हुई थी। इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाले तथा इसे वैचारिक मजबूती देने का मुख्य श्रेय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है और उन्होंने पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था का नारा दिया था। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी भी इसके मुख्य सूत्रधारों में से एक थे। बाकी देखिए विकल्प ए जो दिया है, अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने 1730 ईस्वी में राजस्थान के खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी बेटियों सहित 363 बिश्नोइयों के साथ बलिदान दिया था। यह आधुनिक चिपको आंदोलन की मूल प्रेरणा है। इनके नाम पर राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। विकल्प बी जो है मेधा पाटकर, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेत्री हैं। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वपोषी। किसी भी खाद्य श्रृंखला का आधार प्रथम पोषीय स्तर होता है। इस स्तर पर हमेशा स्वपोषी जीव, हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु को स्वपोषी बोलते हैं, ये मौजूद होते हैं जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। इनके बाद क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता और दूसरे स्तर पे आते हैं इनके बाद, ठीक है। तो स्वपोषी हमारा हो जाएगा प्रथम स्तर के पोषीय स्तर पर मौजूद जीव स्वपोषी। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न दे तो या तो आप भाग दे के सबका मान निकाल लीजिए, या फिर यदि क्वेश्चन आसान है उसका हर देखिए, हर में एलसीएम निकालना इसका आसान लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18, 36, 45 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 9 18, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर होगा। इसका लिखेंगे तो क्या होगा, 4 9 36 यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर होगा। और 45 का लिखेंगे तो 9 5 45, तो 3 का स्क्वायर गुने 5 होगा। और 60 का क्या होगा, 12 5 60 यानी 2 का स्क्वायर गुने 3, 12 5 60। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, तो सबसे बड़ा 3 का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर और 5, तो ये कितना हो गया, 9 चौके 36, 36 5 180। एलसीएम निकल गया 180। तो हम क्या करेंगे, सबके हर को 180 बनाएंगे, ठीक है। तो 13/18 को 180 बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 130 बटा में 180। उसी तरीके से 29 बटा में 36 को 180 बटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 29 5 145 हो जाएगा, 9 5 45, 4 5 2 10 4 14 और ये 180। उसके बाद 41 बटा 45 दिया है, तो 45 में 4 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 180। फिर 51 बटा 60 है, तो 3 से नीचे गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा, 3 एकम 3, 3 5 15, 180। तो देखिए हर तो सबका समान आ गया है। अब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो 13/18 हो जाएगा। ये छोटा है किससे, 145 से, तो 29/36 आ जाएगा। उसके बाद 153 यानी कि 51/60 आ जाएगा। उसके बाद 164 यानी कि 41/45 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो देखिए, जब किसी आकृति में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात n × n ग्रिड है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो इसका निकालने का जो सीधा सा सूत्र होता है वो होता है 1² + 2² + 3² + 4²। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 9 + 16, 16 9 25, 25 4 29 1 30, यानी कि टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितनी होगी, 30 होगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए ये 4 4 बराबर था, अगर मान लीजिए m × n दे देता, यानी कि 4 × 3 दे देता, इधर 4 दे देता, ऊपर यहीं तक रहता, सपोज यहीं तक रहता हमारा, तो इसका ट्रिक भी इस प्रकार काम करेगा कि पहले क्या करते, 4 × 3 करते, फिर 3 × 2 करते, फिर 2 × 1 करते, और ऐसे निकाल लेते, 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 2 20, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को तब तक एक घटाकर गुणा करते हैं जब तक कि कोई एक ना हो जाए। ये वाला दूसरा ट्रिक है, जब m और n बराबर नहीं है, और जब बराबर है 4 × 4 का ग्रिड है तो इसका स्क्वायर का सम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि टोकरी में अंडों की संख्या हर अगले दिन दोगुनी हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए आप किसी दिन टोकरी में अंडे रखने जा रहे हैं और टोकरी में 5 अंडे हैं, तो आपको 5 ही अंडे रखने हैं, तो 5 5 कितने हो जाएंगे, 10। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पीछे की ओर गणना करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो 24वें दिन देखिए टोकरी क्या हो गई है, 24वें दिन हमारी टोकरी हो गई है पूरी, टोकरी पूरी भर गई है, यानी कि पूरा एक भाग इसका भर गया है। तो 23वें दिन क्या होगा, 23वें दिन टोकरी आधी भरी होगी, ठीक है, 1/2 भाग भरा होगा, क्योंकि इसका दुगना होकर ही 24वें दिन पूरा भरेगा। फिर 22वें दिन क्या होगा, 22वें दिन 1/4 भाग भरेगा। क्यों, क्योंकि 1/4 का दुगना 1/2 होता है, अर्थात 22 दिनों के बाद टोकरी जो है वो 1/4 भरी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोग अक्सर इस सवाल में 24 को 4 से भाग देकर 6 दिन उत्तर लगा देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। यह एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कि घातांकीय वृद्धि का प्रश्न है, तो इसको आप रिवर्स मेथड से करेंगे तो आसानी से बनता है। दो संख्याओं का योग दिया है 480। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो बड़ी संख्या लगभग किसके बराबर होगी, तो मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी वाली संख्या हमारी क्या है, y है। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग यानी x + y = 480 है। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, कितना होगा, 480 - x होगा। अब देखिए, बड़ी संख्या में 2% की कमी की गई है, यानी जो पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई, x का 98%, यानी x × 98/100। छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की गई है, पहले कितनी थी ये y, अब ये बढ़ाकर कितना हो गया है 110%, यानी 110/100। चूँकि दोनों परिणाम क्या है, बराबर है, प्रश्न में बोला है, तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, मैंने बराबर कर दिया। अब देखिए, इसको लिख सकता हूँ x × 98/100 बराबर y का मान हमने यहाँ पे निकाला है 480 - x × 110/100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 98x बराबर 11 × 8 = 88 के 8 हासिल 8, 11 × 4 = 44, 44 × 8 = 52, 2 0 - 110x। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 208x, ये हो गया 52,800। तो x बराबर हो जाएगा 52800 / 208। जब हम भाग देंगे तो ये आएगा बटे में 13 3300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, परिमित अनुक्रम 486 324 216 144 में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए, दी गई श्रेणी के क्रमिक पदों के बीच का हमें अनुपात ज्ञात करना होगा, ठीक है।
तो ये 324 दिया है, तो 324 में 486 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ये होगा 8 चौके 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से ये नहीं जाएगा, 2 बार में जा सकता है, 324 बट्टे में 486 है। ठीक है, इसको 2 से कटाते हैं, 16 दूनी 32, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, तो ये 9 बार में जा सकता है बिल्कुल। ये 9 एकम 9, 9 8 72 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 7 63 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी कि 2/3 आ रहा है। उसी तरह हम क्या करेंगे, 216 में 324 से भाग दे के देखेंगे, तो देखिए कट रहा है क्या, ये 6 2 9 से जाएगा, ये भी 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 3 27, 9 छक्का 54, फिर ये जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36, 2/3 आ रहा है। फिर उसी तरीके से 144 में अगर हम 216 करें, हालांकि करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी 2/3 ही आएगा। तो ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जहाँ हर अगला पद पिछले पद का 2/3 गुना है। तो अगला पद निकालने के लिए हम क्या करना होगा, 144 में 2/3 से गुणा कर देंगे, तो 3 चौके 12, 2 4 3 8 24, तो 48 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस श्रेणी में गुणा का एक निश्चित प्रगतिशील पैटर्न चल रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पैटर्न चल रहा है। आप देखिए 244 में क्या किया है, 1/2 से गुणा किया है। फिर 120 में पता नहीं क्या करना है, यहाँ देखते हैं, तो इसमें क्या किया है, 2 से गुणा किया है, और इसमें क्या किया है, इसमें 2.5 से गुणा किया है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एरिया क्या होगा, 1.5 होगा, और ये वाला क्या होगा, 1.0 होगा। मतलब क्या है, पहले कितना था, पहले था 0.5, फिर बढ़ के हुआ 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 हुआ है। यानी 120 में हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसको पहले देख लेते हैं, ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो G7 R18 I9 N14 D4, इसको देखेंगे तो B2 M13 D4 I9 Y25, तो इसमें -5 है, -5 -5 -5, और ये भी -5 है। तो फिक्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट संख्या आएगा, यहाँ पे फिक्सन है, तो F6 I9 C3 T20 I9 T20 I9 के बाद O15 N14। ठीक है, तो हम क्या, यहाँ पे -5 आया था ना, इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी, 5 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 11, ये हो जाएगा 9 5 14, 5 3 8 25 14 20 19, तो K11 होता है, N14 H8 Y25 N14 T20 और S19। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 111 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते होंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये प्रयागराज है, ये पटना है, और पटना से कोलकाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए टोटल 5 मार्ग हैं, और पटना से कोलकाता के लिए टोटल 4 मार्ग हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते होंगे। तो क्या होगा, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो 5 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझने के लिए आप क्या करेंगे, मान लेते हैं आप ये पहला रास्ता चुनते हैं, तो आप या तो इससे जाएंगे, इस रास्ते से होने के बाद इससे 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 इससे, यानी कि 4 तरीके से जा सकते हैं। फिर ये रास्ता चुनिए, और उसके बाद इससे जाइए, फिर इससे, फिर इससे, और फिर इससे, फिर ये 4, ऐसे करके 4 4 4, टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, हर वृत्त दीर्घवृत्त है। तो देखिए, गणित में वृत्त और दीर्घवृत्त का एक विशेष रूप होता है, इसलिए प्रत्येक वृत्त को दीर्घवृत्त मान, दीर्घवृत्त किसको बोलते हैं, एलिप्स को बोलते हैं। ये ऐसा होता है और वृत्त ऐसा होता है। तो हर एक वृत्त एक ऐसा दीर्घवृत्त है जिसका a बराबर b है।
ठीक है, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा 11th-12th में तो आप समझ जाएंगे। दूसरा ये सही है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है। तो ज्यामिति के अनुसार एक वृत्त एक बंद वक्र है, जबकि अति परवलय एक खुला वक्र होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। अति परवलय का मतलब है हाइपरबोला। हाइपरबोला यदि आपने पढ़ा होगा तो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। और वृत्त कैसा होता है, बंद आकृति होता है। तो कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। सॉरी, ये कथन बिल्कुल ही सही है, ये नहीं दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही है, नहीं है। हर वर्ग आयत है। तो एक आयत वह चतुर्भुज है जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हों और विपरीत भुजाएं समान हों। चूँकि वर्ग भी इसी शर्त को पूरा करता है, इसलिए हर वर्ग एक आयत होता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड शब्द को 15/16/1991 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को इसके रूप में कोडित किया गया है। तो फिर स्पॉट को किस रूप में कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें किया क्या है कि हर एक अल्फ़ाबेट का अपना अपना वैल्यू है। यहाँ पे एस का जो मान है वो 18 है, हमें स्पॉट का लिखना है SPOTE। तो एस का मान हमें क्या मिल गया, 18। पी का देखिए, पी का मान है 22, तो पी हो गया 22। ओ का मान यहाँ पे देखिए 16 है, तो हमने ओ का मान 16 लिख लिया। फिर टी यहाँ पे दिया है, तो टी का मान क्या है, 76 है, तो हमने यहाँ पे 76 लिख लिया। फिर ई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी ई दिया हुआ है, ई का मान 91 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 91 है, तो ये 91 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18, 22, 16, 76, 91, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 40 पाई स्क्वायर। वृत्त त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है हमें कितना, 40 पाई स्क्वायर। पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना होगा, 40 पाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है यही हमारा वर्ग का भुजा हो गया। वर्ग का भुजा क्या होता है, ए बराबर हमें क्या मिल गया है, 40 पाई का स्क्वायर रूट। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि 40 पाई का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 40 पाई। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबड़। तो देखिए ये सभी कागज, पेंसिल, पेन और रबड़ जो है ये सभी प्राथमिक लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी वाला आइटम के अंतर्गत आते हैं, जिनका उपयोग लिखने या मिटाने के कार्य के लिए कच्चे माल या उपकरण के रूप में किया जाता है। जबकि पुस्तक एक पूर्ण निर्मित वस्तु है जिसे पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार तार्किक रूप से पुस्तक जो है इस समूह से अलग होगा। बाकी पेंसिल, रबड़, कागज, पेन ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2, p बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो a का 1 दिया है, d का 2 दिया है और p का 4 दिया है। तो देखिए ये किया क्या है, d का एक्चुअल मान क्या होता है 4 का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे आप तो ये हो जाएगा 2। फिर p का मान होता है 16 का आप वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि कौन सा 3 को दर्शाता है। तो 9 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 के बराबर होगा, और 9 किसका होता है, i का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 117 का b हो जाएगा i, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक दिया है 11 तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं कि संख्याएं हमारी क्या हैं, 21 के और 10 के हैं, जहाँ के क्या है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, यानी महत्तम समापवर्तक है। तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर हमें ऑलरेडी 11 दे दिया है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 21 के प्लस 10 के यानी कि 31 के, यानी कि 31 गुने 11 यानी कि 341। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, तब P अनुपात Q क्या होगा। यहाँ पे Q होगा, Q एक स्मार्टफोन को
क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो P अनुपात Q निकालना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि स्मार्टफोन का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब देखिए 10% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी P बराबर क्या होगा, P विक्रय मूल्य है, P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो 100 का 10% लाभ 10 होगा, तो 100 + 10 110 विक्रय मूल्य हो गया P। अब देखिए हानि हो रहा है जब Q पे बेच रहे हैं, तो 100 रुपये का था हमारा, हाँ 4% हानि पे इसको हम बेचेंगे तो क्या होगा, 96 किसका मान होगा, Q का मान होगा। तो अब पूछ रहा है P अनुपात Q, यानी 110 अनुपात 96। तो दोनों को आप 2 से काटिए तो ये 55 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो देखिए एजुकेशन शब्द में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 अक्षर हैं। इसमें स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर हैं ई यू ए आई ओ, यानी कुल 5 स्वर हैं। और ध्यान देना है कि इसमें सभी 5 अंग्रेजी स्वर मौजूद हैं, एक भी छूट नहीं रहा है। उसके बाद व्यंजन इसमें कितने हैं, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो 4। कौन कौन से, डी सी टी और एन, कुल 4 व्यंजन हैं। शर्त क्या दिया है कि सभी स्वर एक साथ होने चाहिए, इसलिए हम सभी 5 स्वरों का एक सिंगल ब्लॉक बना लेंगे। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, कुल कितना इकाई होगा, 4 व्यंजन होगा और प्लस एक स्वर का ब्लॉक होगा, गुच्छा कह सकते हैं, एक ब्लॉक होगा, एक स्वर का ब्लॉक होगा। इसमें टोटल 5 होंगे स्वर। टोटल कितना इकाई हुआ, 5 इकाई, 5 यूनिट बना। तो 5 इकाई को व्यवस्थित करने का क्रम क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120। अब देखिए, अब उस ब्लॉक के अंदर के 5 स्वरों को भी आपस में बदला जा सकता है। तो 5 स्वरों को आपस में व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं, वो भी हो गए 5 फैक्टोरियल, यानी कि इसका भी होगा 120। तो आंसर हमारा क्या होगा, 120 × 120 बराबर 12 12 144, 14,400 ऑप्शन हो गया हमारा बी। इसमें ये ध्यान देना है कि यदि शब्द में कोई अक्षर दोहराया जाता तो हम उस संख्या के फैक्टोरियल से भाग दे देते। चूँकि एजुकेशन में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने गणना को सीधा और सरल रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।